Hello everyone. So once again I welcome you all, and as you know that we have been discussing the topic that is what we call the making of nationalism in Europe. तो हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे किस तरह से यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म है वो बनना शुरू हुआ था, उसकी जो मेकिंग है उसके बारे में हमें जो समझ रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप यूरोप का जो मिड 18th सेंचुरी का अगर उसका पॉलिटिकल मैप अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको नेशन स्टेट हैं जो देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि आज जो हमें नेशन स्टेट हमें देखने को मिलते हैं यूरोप में, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया। तो ये सारे जो नेशन स्टेट हैं वो 1850 में जो एग्जिस्ट है जो नहीं करते थे। ठीक है। और उसके बाद में मैंने बताया कि उस समय जो यूरोप था इट वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट किंगडम्स, डचीज एंड कैंटोन्स। किंगडम्स, डचीज और कैंटोन्स में ये बटा हुआ था। और उसका एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया था, और उसका नाम था हेम्सबर्ग एम्पायर। और मैंने ये बताया था कि किस तरह से वहाँ पर जो डाइवर्स पॉपुलेशन है वो एक साथ में जो रह रही थी। और ये जो पॉपुलेशन थी इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो कि कॉमन थी, एक्सेप्ट वन थिंग दैट इज देयर वर अ कॉमन एलिजेंस टू द एम्परर। मतलब कि उनका जो राजा था या जो उनका जो मोनार्क था वो कॉमन था। इसके अलावा ये जो लोग थे वो बिल्कुल है जो डाइवर्स थे, अलग अलग लैंग्वेजेस को वो बोलते थे। इनका जो कल्चर है वो बिल्कुल है जो एक दूसरे से डिफरेंट था। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था दैट इज व्हाट वी कॉल द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो मैंने आपको ये बताया था कि यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में जो सोशली और पॉलिटिकली जो सबसे जो डोमिनेंट जो क्लास हुआ करती थी वो थी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, जिसके पास में स्टेट थे, जिसके पास में टाउन हाउसेस थे। ये वो जो क्लास थी जो कि सबसे ज्यादा है जो डोमिनेंट और प्रॉस्परस क्लास है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर इस क्लास की अगर बात करें तो ये जो क्लास है वो डिप्लोमेसी के लिए, ठीक है, ये कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे? फ्रेंच लैंग्वेज का जो यूज करते थे। उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया कि जो न्यू मिडिल क्लास के बारे में मैंने आपको बताया। और ये जो न्यू मिडिल क्लास है ये एक्चुअली किसका आउटपुट है? ये आउटपुट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। जो मैंने आपको बताया कि जो मिड 18th सेंचुरी में जो इसकी जो शुरुआत है इंग्लैंड से होती है, जब शहरों में वहाँ पर जब इंडस्ट्रीज लगना शुरू होती है, जो कमर्शियल एक्टिविटीज है जो बढ़ना शुरू होती है, तो उन सब रीजन की वजह से हम क्या देखते हैं कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उनका जो ओरिजिन होता है। तो एक जो सोशल ग्रुप है उसको हम कहते हैं वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। ये वो क्लास थी, आपको मालूम है कि जो कि फैक्ट्रीज के अंदर या जो इंडस्ट्रीज थी वहां पर जो काम किया करती थी। और दूसरी जो क्लास थी जिसको हम क्या कहते हैं? मिडिल क्लास, है ना। और मिडिल क्लास की अगर हम बात करें तो दैट वाज मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल, उनसे ये बनी हुई थी। अब ये जो मिडिल क्लास की अगर बात करें जो कि एजुकेटेड थी, और ये जो क्लास है ये लिबरल्स आइडियाज को भी है जो क्या करती है? परस्यू करती है। और ये बिलीव करती थी कि किसी भी तरह के जो प्रिविलेजेस हैं समाज में, किसी भी सोसाइटी के पास में इस तरह के प्रिविलेजेस हैं जो नहीं होने चाहिए। तो वो डे फ्रॉम द डे वन वो हर तरह की जो प्रिविलेजेस हैं उसके वो क्या थे? अगेंस्ट में थे। लेकिन बाद में हम क्या देखते हैं, आपको मालूम है कि ये जो एजुकेटेड और जो लिबरल मिडिल क्लास है, इवन दे स्टार्टेड सपोर्टिंग द नेशनलिस्ट आइडिया। जो नेशनलिस्ट आइडिया है या जो नेशन यूनिटी है उसके आइडियाज को भी वो सपोर्ट है जो करने लगते हैं, या जो नेशनलिज्म है उसको भी वो सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अभी हमें ये देखना होगा कि ये जो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास है वाई दे स्टार्टेड सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। जो आइडिया है नेशनल यूनिटी का, ये जो नेशनलिज्म है उसको क्यों सपोर्ट करते हैं? तो इसके लिए हमें देखना होगा कि लिबरलिज्म है इसका मीनिंग क्या है। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक एंड दैट इज व्हाट वी कॉल व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। जो लिबरल नेशनलिज्म है इसका मीनिंग क्या है? तो अगर हम देखें कि जो हम बात करें अगर अर्ली 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि ये जो आइडिया है नेशनल यूनिटी का जो आइडिया है या जो नेशनलिज्म का जो आइडिया है, इट वाज क्लोजली अलाइंड विद अनदर आइडिया एंड दैट इज व्हाट वी कॉल लिबरलिज्म। एक दूसरा जो आइडिया है या दूसरी जो आइडियोलॉजी है जिसको हम क्या कहते हैं? लिबरलिज्म कहते हैं, उसके साथ में ये क्लोजली है जो क्या हो जाता है? अलाइन हो जाता है। दोनों को है जो एक साथ है जो जोड़कर है जो देखा जाने लगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो लिबरलिज्म है इसका मीनिंग क्या है। तो अगर लिबरलिज्म की अगर बात करें तो ये जो वर्ड है लिबरलिज्म, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड है उससे डिराइव हुआ है। और जो लैटिन वर्ड है वो है लिबर, और लिबर का मीनिंग होता है फ्री, है ना। तो वो फ्रीडम की है जो बात करता है। तो ये जो न्यू मिडिल क्लास थी, जो जो मैंने आपको बताया कि ये जो न्यू मिडिल क्लास से मतलब है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो न्यू मिडिल क्लास है जो जिसका ओरिजिन हुआ है, वो बिलीव है जो करती है कि इसमें वो फ्रीडम में बिलीव करती है, और साथ ही साथ है वो इक्वलिटी में है जो बिलीव करती है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी फ्रीडम की वो बात कर रही है। मतलब कि जो इंडिविजुअल्स हैं दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम स्टेट एंड चर्च। चर्च और स्टेट से वो क्या होने चाहिए? फ्री होने चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो जिस एस्पेक्ट वो सपोर्ट करती है ये न्यू मिडिल क्लास, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इक्वालिटी। और इक्वालिटी से मतलब है कि जो लॉस के सामने, कानून के सामने सब लोग हैं जो क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट स्टेट है या जो सेकंड स्टेट है उनको ज्यादा प्रिविलेजेस हैं जो मिले बाय द बर्थ तो इस तरह के प्रिविलेजेस के खिलाफ थी ये जो एजुकेटेड है जो मिडिल क्लास है वो उसके जो खिलाफ में थी। और अब ये जो लिबरलिज्म की अगर हम बात करें तो इसके हमें दो डायमेंशन हमें देखने को मिलते हैं।
है ना, इसके दो एस्पेक्ट या आप कह सकते हो या इसके दो स्फेयर हमें देखने को मिलते हैं और इन दोनों एस्पेक्ट्स को हमें समझना पड़ेगा। तो पहले हम जो लिबरलिज्म है उसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसको हम समझेंगे कि पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है इसका, और उसके बाद में हम ये डिस्कस करेंगे कि उसका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, इकोनॉमिक्स में हम इसको लिबरलिज्म को है जो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो पॉलिटिकल जो डायमेंशन है लिबरलिज्म का उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम ये क्या देखते हैं कि जो लिबरलिज्म है वो है जो सपोर्ट करता है एक ऐसी गवर्नमेंट को जो कि कंसेप्ट पर है जो चले। कंसेप्ट का मतलब होता है कि जो मेजोरिटी जो ओपिनियन है उसके हिसाब से वो गवर्नमेंट है जो फंक्शन है जो करनी चाहिए, ना कि जो एक ऐसा सेक्शन जो कि माइनॉरिटी में है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस या बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है उसके हिसाब से गवर्नमेंट है जो काम करे। तो इसका मतलब ये होगा कि जो मेजोरिटी जो ओपिनियन है या जो मेजोरिटी लोग जो चाहते हैं उस हिसाब से गवर्नमेंट को है जो फंक्शन है जो करना चाहिए। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो लिबरलिज्म है वो सपोर्ट करता है कुछ चीज़ों को। तो उसमें जो पहली जो चीज़ है दैट इज व्हाट वी कॉल, वो सपोर्ट करता है किसको, द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। जो ऑटोक्रेसी है उसकी एंड है उसको सपोर्ट करता है। साथ ही साथ जो क्लरिकल जो प्रिविलेजेस हैं, है ना, जैसे हमने बात की जो चर्च के पास में हमने बहुत सारी उनके पास में जो प्रिविलेजेस थे तो उनके एंड की भी ये क्या करता है, बात करता है। उसके बाद में जो सेकंड जो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वो सपोर्ट करता है किसको, कि एक है जो एक स्टेट के पास में या एक जो कंट्री है उसके पास में एक अपना है जो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और जो थर्ड चीज़ है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है एंड दैट इज व्हाट वी कॉल, जो एक गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए और वो गवर्नमेंट है जो पार्लियामेंट के जरिए जो चलनी चाहिए। और अगर हम बाद में देखें इवन जो 19th सेंचुरी में अगर हम देखें तो जो लिबरलिज्म है उसके साथ में एक और है जो पॉइंट है इसके साथ में ऐड हो जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल, जो ये लिबरल्स थे इवन दे स्टार्टेड सपोर्टिंग दी प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी ये सपोर्ट है जो करने लगे। तो लिबरलिज्म का मीनिंग हो गया आपको मालूम है कि जो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है कि ये जो ऑटोक्रेसी है उसके अगेंस्ट में थे। आपको मालूम है इवन देवर अगेंस्ट द क्लरिकल प्रिविलेजेस, उनके वो अगेंस्ट में थे। सेकंड चीज मैंने आपको बताया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करते हैं। थर्ड चीज मैंने आपको बताया कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में बिलीव करते हैं और वो चाहते हैं कि वो एक पार्लियामेंट के जरिए चले। और जो फोर्थ चीज मैंने आपको बताया कि वो अर्ली 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें इवन they were in the support of प्राइवेट प्रॉपर्टी के भी वो है जो सपोर्ट में थे, अनलाइक सोशलिस्ट जो कि बिल्कुल है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो अगेंस्ट में थे। अब हमें जो लिबरलिज्म है उसका जो इक्वलिटी का एस्पेक्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वो इक्वलिटी में तो बिलीव करते थे। इक्वलिटी का मतलब हो गया कि वो बिफोर द लॉ, कानून के सामने जो सब लोग हैं जो बराबर होने चाहिए, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं था कि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में है जो बिलीव करते थे। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, सेक्स, क्रीड, एवरीबडी शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट। सभी लोगों को जो बराबर है जो पॉलिटिकल राइट्स है जो मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, जेंडर का हो, किसी भी रिलीजन को वो प्रैक्टिस कर रहा हो, सभी लोगों को चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो सभी लोगों के बराबर है जो पॉलिटिकल राइट्स है जो होनी चाहिए। तो वो इक्वलिटी बिफोर द लॉ में तो वो बिलीव कर रहे हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हैं उसमें ये बिलीव है जो नहीं करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जब फ्रांस के अंदर है जो रेवोल्यूशन हुई थी, और ये जो रेवोल्यूशन आपको मालूम है कि आप इसको पहला एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट कह सकते हो, किसके लिए, लिबरल डेमोक्रेसी के लिए, जो कि 14 जुलाई 1789 को है जो शुरू हुई थी। उसके बाद में फिर हम क्या देखते हैं कि जो फ्रांस आपको मालूम है कि जो 1791 में है जो एक है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जो बन जाता है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जब वो बनता है फ्रांस, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से जो फ्रांस के जो सिटीजन्स हैं उनको दो तरह से उनको क्लासिफाई है जो कर दिया गया। एक कैटेगरी थी जिसको हम कहते हैं एक्टिव सिटीजन, और दूसरी जो कैटेगरी थी जिसको हम कहते हैं पैसिव सिटीजन। तो यहाँ पर हम आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से जो एक्टिव सिटीजन, मतलब एक्टिव सिटीजन का मतलब हो गया कि जिनकी एज आपको मालूम है 25 प्लस है, ठीक है, और जो लोग आपको मालूम होना चाहिए कि जो 3 दिन के जो वेजेस हैं उसके बराबर वो क्या कर रहे हैं, टैक्स है जो दे रहे हैं। तो मतलब कि जो प्रॉपर्टी ओनिंग जो मैन था आपको मालूम है उनको वोटिंग राइट है जो दिया गया। इसके बाद में हम देखते हैं कि जिनकी एज 25 प्लस है और जो इसमें जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, और जो विमेन्स हैं वो सारा का सारा जो सेक्शन था आपको मालूम है वो किस कैटेगरी में रख दिया गया, वो पैसिव सिटीजन में जो रख दिया गया। उसके बाद में फिर हमने देखा मतलब कि पहली बार जो 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनी तो उस समय भी हमने देखा कि सभी लोगों को है जो वोटिंग राइट है जो नहीं दिए गए, या सभी लोगों को जो पॉलिटिकल राइट्स है जो नहीं दिए गए। उसके बाद में फिर हमने देखा आपको मालूम है कि जब फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की से एक रिपब्लिक बनता है इन द ईयर 1792, उस समय हमने देखा था आपको मालूम है कि जो जैकोबिन गवर्नमेंट का एक जो टाइम था, एक शॉर्ट पीरियड के लिए हम क्या देखते हैं कि वहां पर है जो सभी लोगों को, मतलब सभी लोगों से मतलब है जो एडल्ट जो मेल थे, है ना, सिर्फ जो एडल्ट जो मेल थे जिनकी एज 21 से
अबव थी, उन लोगों को है जो वोटिंग राइट है जो दिया गया, परंतु इसके अंदर भी है जो विमेन्स हैं वो है जो शामिल है जो नहीं थी। और उसके बाद में फिर हमने देखा, आपको मालूम है कि जब नेपोलियनिक कोड आया, आपको मालूम है, और जो सिविल कोड ऑफ, जिसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं, तो उसमें दोबारा हम क्या देखते हैं, आपको मालूम हो कि जो जो सफरेज है उसको जो लिमिटेड है जो कर दिया गया। सफरेज को लिमिटेड करने का मतलब हो गया कि दोबारा वो पुराने जो सिस्टम था उसको उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। जिनकी एज 21 प्लस और साथ ही साथ है जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी मैन है, उनको है जो वोटिंग राइट है जो दिया गया। और जो लोग आपको मालूम है कि जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, उनसे दोबारा जो वोटिंग राइट है जो उनसे छीन लिया गया। और इसी समय हमने इवन ये भी देखा कि जो किस तरह से जो विमेन का जो स्टेटस था, आपको मालूम है, उसको माइनर है जो कर दिया गया, एंड इट वाज बॉट अंडर दी फादर्स एंड हस्बैंड, और फादर और हस्बैंड के अंडर में उसकी अथॉरिटी है जो ट्रांसफर है जो कर दी गई। क्योंकि पहले हमने देखा, आपको मालूम है कि जब नेपोलियन बोनापार्ट से पहले अगर हम बात करें, जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत सारा काम किया था विमेंस के लिए। जैसे कि अगर आप लोगों को मालूम होगा 9th क्लास में कि स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी, इसके बाद में इवन हम देखते हैं कि जो फादर्स है कुड नो लॉन्गर एनफोर्स हर डॉटर्स टू गेट मैरिज, शादी के लिए उनको फोर्स नहीं कर सकते थे। साथ ही साथ हमने ये भी आप लोगों को मालूम होगा कि जो डिवोर्स है उसको जो लीगल है जो कर दिया गया था। इस जो विमेन्स आपको मालूम है वो ट्रेन कर सकती थी जॉब के लिए, दे बिकम आर्टिस्ट, आर्टिस्ट है जो बन सकती थी। साथ ही साथ जो स्मॉल जो बिजनेस है उनको भी वो रन कर सकती थी, डिवोर्स के लिए वो अप्लाई कर सकती थी। ये बहुत सारी जो उनको है जो बेनिफिट है जो हमें देखने को मिले थे, लेकिन उनको ये बात बिल्कुल सही है कि उनको पॉलिटिकल राइट्स है जो उनको नहीं मिले थे। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि दोबारा जब नेपोलियन जब लागू किया गया, सिविल कोड ऑफ 1804 दोबारा लागू किया गया, तो जो विमेन की जो फ्रीडम थी उसको दोबारा जो रिस्ट्रिक्ट है जो कर दिया गया, एंड शी वाज बॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, फादर और हस्बैंड के अंडर उनको लेकर आया गया। और फिर हम क्या देखें, इस तरह से देखते हैं कि जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन है और जो विमेन्स हैं, दे स्ट्रगल टू गेट इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए या वोटिंग राइट्स के लिए वो स्ट्रगल करती हैं। तो इसमें भी हम जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन है, दे गेट इक्वल पॉलिटिकल राइट्स और वोटिंग राइट्स इन द ईयर 1848। 1848 में उनको है जो यूनिवर्सल मैनहुड सफरेज है जो वो इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द फ्रांस, जबकि हम अगर विमेंस की अगर बात करें तो उन्हें और एक लंबा स्ट्रगल है जो उन्हें लड़ना पड़ता है। इन द ईयर 1946 है ना, 1946 में उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है जो मिलते हैं, और दे गॉट द वोटिंग राइट। और ये जो हमने जो डिस्कस किया था, दैट इज व्हाट वी कॉल द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लिबरलिज्म। ये है जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट था लिबरलिज्म का। और अब हमें जो डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो इकोनॉमिक स्फीयर है या जो इकोनॉमिक जो डायमेंशन है लिबरलिज्म का, उसको हमें जो डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो लिबरलिज्म है उसको इकोनॉमिक सेंस में या इकोनॉमिक स्फीयर में जो समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो लिबरलिज्म है, इट स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट। वो फ्रीडम ऑफ मार्केट में जो बिलीव करता है। तो फ्रीडम ऑफ मार्केट से मतलब ये है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं या जो गवर्नमेंट की जो कंट्रोल है ट्रेड के ऊपर, वो पूरी तरह से जो क्या हो जाना चाहिए, अबॉलिश है जो हो जाना चाहिए। और जो ट्रेड है वो फ्रीली है जो फंक्शन करे, ठीक है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो ट्रेड है उसको फंक्शन है जो करना चाहिए। वहाँ पर जो अगर हम बात करें कैपिटल की, अगर बात करें गुड्स की, अगर बात करें या पीपल्स की अगर बात करें, तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह वो क्या कर सके, ट्रेवल है जो कर सके। सो दैट इज व्हाट वी कॉल लिबरलिज्म, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक स्फीयर। इकोनॉमिक स्फीयर से लिबरलिज्म का मीनिंग है जो ये होता है। और जैसे हमने देखा, आपको मालूम है कि ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी जो मिडिल क्लास थी, जो कमर्शियल जो मिडिल क्लास थी, उसकी भी ये जो स्ट्रांग है जो डिमांड थी कि जो ट्रेड के ऊपर जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से जो क्या हो जाना चाहिए, खत्म है जो हो जाना चाहिए। और अब इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, दे आल्सो प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें या नेशनलिज्म की बात करें या नेशन स्टेट की बात करें, तो इसमें जो इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर क्या करेंगे, प्ले करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल के जरिए इसको समझने की जो कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा और जैसे मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी की अगर बात करें, तो उस समय हम क्या देखते हैं कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसने कई तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स उसने किए थे। तो उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसने एक रिफॉर्म ये किया था कि जो काउंटलेस जो प्रिंसिपालिटीज थी, जर्मन स्पीकिंग एरियाज की जो प्रिंसिपालिटीज थी, उसका उसने जो एक कन्फेडरेशन है जो तैयार किया, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो 39 स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं। मतलब कि जो जर्मन स्पीकिंग एरियाज था, तो वहाँ पर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, तो उनको सबको मिलाकर उसने एक कन्फेडरेशन है जो तैयार किया, जिसके अंदर में जो 39 स्टेट्स हमें देखने को मिले। अब ये जो 39 जो स्टेट्स थे, ठीक है, इनके पास में अपनी अपनी करेंसी थी, अपना अपना जो वेट और जो मेजर की यूनिट्स को ये क्या करते थे, फॉलो करते थे। तो अब एक इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो व्यापारी होते थे उस जमाने में, या जो ट्रेडर होते थे या मर्चेंट होते थे, तो उनको व्यापार करने में या ट्रेड करने में किस तरह से उनको दिक्कतें हैं जो आती थी। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जैसे एक व्यापारी है जो मर्चेंट है,
1833 में, उसको अगर हेम्सबर्ग से लेकर अगर न्यूरेमबर्ग तक जाना है, ठीक है, हेम्सबर्ग और जो न्यूरेमबर्ग है, ये दोनों ही जो शहर हैं आपको मालूम है प्रेजेंट डे दे आर लोकेटेड इन जर्मनी, वो जर्मनी में जो लोकेटेड है। हालांकि इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है वो हार्डली है, जो कितनी है 600 किलोमीटर के आसपास है जो इनकी डिस्टेंस है। लेकिन उस जमाने में जो इनके बीच में जो व्यापारी है उसको 11 कस्टम बैरियर से जो गुजरना पड़ता था, 11 कस्टम बैरियर से उसको गुजरना पड़ता था, और हर बैरियर पर उनको है जो 5% है जो क्या देनी पड़ता था, उनको कस्टम ड्यूटीज है जो उनको देनी पड़ती थी। तो मतलब कि अगर वो 100 रुपए का अगर सामान ले जा रहे हैं तो 11 कस्टम बैरियर्स वहां पर आ रही है, 11 है जो टोल टैक्स वहां पर आ रहे हैं, तो हर कस्टम बैरियर पर उनको 5 रुपए है जो एज ए टैक्स उनको वहां पर है जो देना पड़ेगा। उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं आप कि जो ये जो ड्यूटीज थी आपको मालूम है, ये है जो वेट और मेजरमेंट के हिसाब से थी, वेट और मेजरमेंट के हिसाब से थी। तो कहने का मतलब जैसे कि अगर हम बात करें जैसे क्लॉथ हो गया तो ऑब्वियसली उसको मेजर है जो किया जाएगा, और दूसरी तरफ अगर जैसे कि फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स हो गए या जैसे और हो गया मिनरल्स हो गया आपको मालूम है, तो उसको है जो वेट से है जो उनको उनके ऊपर है जो टैक्स या उनके ऊपर ड्यूटीज है जो लगाई जाती थी। और इन सभी रीजन्स की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 39 स्टेट्स हैं, तो इन सभी रीजन्स के पास में जो अपनी अपनी वो सिस्टम फॉलो करते थे, किसका, वेट का और मेजर का। तो इसकी वजह से ये बहुत ही जो टाइम कंज्यूमिंग है जो क्या थी, एक्सरसाइज थी, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग यूनिट्स को वो फॉलो करें मेजरमेंट की या वेट की, तो उसको ऑब्वियसली उसको फिर क्या करना पड़ेगा, उसको अलग अलग यूनिट को जो एक यूनिट में उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा है जो ये टाइम कंज्यूमिंग है जो एक्सरसाइज थी। तो एक इन्होंने बताया जिस तरह से अगर हम बात करें जो क्लॉथ है, तो क्लॉथ को उस समय है जो मेजर करते थे यहाँ पर जर्मनी के अंदर है जो किस तरह से उसको मेजर किया जाता था, एली में उसको मेजर है जो किया जाता था। ये एक यूनिट थी जिसमें जो क्लॉथ है उसको मेजर है जो किया जाता था। लेकिन इसका जो मेजरमेंट था हर रीजन के अंदर है जो क्या था, डिफरेंट था। जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर है जो अगर हम बात करें कि जो फ्रैंकफर्ट की अगर बात करें तो वहां पर है जो 1 एली इज इक्वल्स 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। इसी तरह से अगर मेंस की अगर बात करें तो वहां पर जो 55.1 सेंटीमीटर है, न्यूरेमबर्ग में है जो 65.6 सेंटीमीटर है। इसी तरह से जो फायरबर्ग की अगर बात करें तो वहां पर है जो 53.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो एली है उसकी जो मेजरमेंट है वो भी अलग अलग जगह पर है जो वो अलग अलग है। तो इस तरह से एक बहुत ही ये एक है जो टाइम कंज्यूमिंग है जो एक एक्सरसाइज होती थी। व्यापारी हैं जो ट्रेडर्स हैं उनको इस तरह के कई तरह की दिक्कतें यहाँ पर जो आती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं, आपको मालूम है कि जो ये जो न्यू मिडिल जो क्लास थी आप, ठीक है, तो उसको ये सारी चीजें क्या लगती थी, ऑब्स्ट्रक्शंस लगती थी कि ये सारी जो बैरियर्स है एक तरह से जो व्यापार करने में उनको जो इससे है जो दिक्कतें आ रही है। तो उनकी ये आर्ग्यूमेंट थी कि एक है जो यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी है जो होनी चाहिए, यूनिफाइड इकोनॉमिक है जो टेरिटरी होनी चाहिए, और जहां पर हम देखें कि जो गुड्स है, पीपल्स है, इवन जो कैपिटल है वो फ्रीली बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के जो वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से क्या कर सके, मूव है जो कर सके। और इस तरह से हम देखते हैं कि इन द ईयर 1834 में एक कस्टम यूनियन है जो बनी जिसका नाम है जोल्वेराइन। उसका नाम क्या है, जोल्वेराइन। तो जोल्वेराइन क्या है, ये एक कस्टम यूनियन है, और इसका ये किसके इनिशिएटिव पर बनी है, ये प्रूशिया है उसके इनिशिएटिव पर है जो बनी है। और इसमें जो ज्यादातर जो जर्मन स्टेट है जो इसके क्या थे, मेंबर थे। जो मैंने आपको बताया कि जो 39 स्टेट्स है, तो ज्यादातर जो इसके जो 39 स्टेट्स हैं जो इस कस्टम यूनियन के जो क्या थे, मेंबर थे। और उस कस्टम यूनियन का नाम है क्या है, जोल्वेराइन है। और अगर हम कस्टम यूनियन की बात करें तो कि कस्टम यूनियन होती क्या एक्चुअली, तो कस्टम यूनियन क्या है, वो एक तरह से ग्रुप होती है जिसमें जो डिफरेंट स्टेट है जो हो सकते हैं, और उनका जो एक इकोनॉमिक रीजन की वजह से वो साथ में आते हैं, और वो ये मेक श्योर करते हैं कि जो कस्टम ड्यूटीज हैं या तो वो एक जैसी रहें सभी एरियाज के अंदर, या उसको पूरी तरह से जो क्या कर दिया जाए, अबॉलिश है जो कर दिया जाए, तो जिससे कि जो ट्रेड है, ठीक है, उसको आसानी से वहां पर है जो उसको प्रैक्टिस है जो किया जा सके। तो इस तरह से 1834 में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कस्टम यूनियन है जो बनती है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल जोल्वेराइन, और जिसमें मैंने आपको बताया कि ज्यादातर है जो इसमें जो जर्मन स्टेट है जो इसमें शामिल थे। और इस यूनियन बनने के बाद में इन्होंने हर तरह के जो कस्टम जो ड्यूटीज थी या जो टैरिफ जो बैरियर्स थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, अबॉलिश है जो कर दिया। उन्होंने उन करेंसीज को भी क्या कर दिया कि जो 30 के करीब है जो अलग अलग जो करेंसीज थी अलग अलग रीजन के अंदर, उसको उन्होंने मिनिमाइज करके जो कितना कर दिया, 2 कर दिया। तो इससे जो गुड्स की अगर बात करें या कैपिटल्स की अगर बात करें या पीपल्स की अगर बात करें, तो इनका मूवमेंट है या इनकी जो मोबिलिटी है वो क्या होगी, आसान हो गई। साथ ही साथ फिर हम बाद में इवन क्या देखते हैं कि जो रेलवे जो नेटवर्क है उसका और क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ है। की वजह से जो मोबिलिटी है जो काफी ज्यादा है जो बढ़ जाती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो इवन जो इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट, दे आल्सो प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दी नेशनल यूनिफिकेशन। नेशनल यूनिफिकेशन में जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इनका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो रोल था। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक जो नेशनलिज्म है वो कहीं ना कहीं है जो नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स हैं उनको बढ़ाने का है जो क्या करता है, काम करता है। Okay, so this is what we have discussed, the liberalism
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक स्पेयर के हिसाब से लिबरलिज्म का जो ये मीनिंग था जो हमने अभी डिस्कस किया. एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक एंड दैट इज व्हाट वी कॉल अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. थैंक यू.